हेलो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण। इसमें मुख्य रूप से वर्ण विचार के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न को शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट आता है हम लोगों का, व्याकरण किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्त, दिया हुआ है व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना आ जाता है, उसे व्याकरण कहते हैं, जिसे संक्षेप में सर्वोपरि कहा जाता है। देखिए दोस्त, व्याकरण के द्वारा हम लोग किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। देखिए व्याकरण को संक्षेप में सर्वोपरि कहा जाता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, सु से होता है सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना और ली से होता है लिखना। अगला पॉइंट आता है व्याकरण के भेद। तो देखिए दोस्त, व्याकरण के 5 भेद हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, छंद विचार, वाक्य विचार और चिन्ह विचार। देखिए वर्ण विचार में हम लोग लेटर के बारे में, अक्षर के बारे में मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं। शब्द विचार में शब्द के बारे में मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं और छंद विचार में छंद के बारे में अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार में वाक्य के बारे में अध्ययन किया जाता है, जैसे राम बाजार जाता है, सीता कहाँ जा रही है, ये मतलब वाक्य हुआ। तो वाक्य विचार में वाक्य के बारे में अध्ययन किया जाता है। और चिन्ह विचार में हम लोग चिन्ह के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क चिन्ह, फुल स्टॉप चिन्ह, कॉमा, योजक चिन्ह। इस तरह से मतलब हम लोग अध्ययन करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसे भी समझ गए होंगे। अब चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है वर्ण विचार। अब चलिए वर्ण विचार के बारे में हम लोग विस्तार से जान लेते हैं। देखिए वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे अ, ई, ख, ग, ह, र इत्यादि। देखिए दोस्त, जैसे अ का हम लोग खंड नहीं कर सकते हैं, ई का भी खंड नहीं कर सकते हैं, ख का भी खंड नहीं कर सकते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है, जिसे अक्षर भी कहते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट है वर्ण के भेद। तो देखिए वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब चलिए स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में जान लेते हैं। अगला पॉइंट है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़ता है। हिंदी में कुल 11 स्वर वर्ण है। हिंदी में कुल 11 स्वर वर्ण है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ठीक है, तो 11 स्वर वर्ण है, इसे याद रखिएगा। और इसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़ता है। जैसे अ बोलकर देखिए, अ, आ, ई, मतलब कोई दूसरा वर्ण नहीं आ रहा है। और जैसे क बोलकर देखिए, क, अ, ख, अ, तो ये सब क्या है? तो ये सब व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण के बारे में हम लोग आगे जानने वाले हैं। अब चलिए इसका भेद देख लेते हैं। देखिए स्वर वर्ण के 3 भेद हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब चलिए तीनों का डिफिनेशन जान लेते हैं। ह्रस्व स्वर। देखिए ह्रस्व स्वर, इस स्वर के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, यानी जिस स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसी को ह्रस्व स्वर कहते हैं। देखिए इसकी संख्या 4 है, अ, ई, उ, री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। अगला पॉइंट है दीर्घ स्वर। देखिए दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। इसकी संख्या 7 है, जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ, औ। अगला पॉइंट आता है प्लुत स्वर। देखिए प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, अब चलिए इसका जैसे जान लेते हैं, जैसे राम, ओम। मतलब कि प्लुत स्वर में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो इसे आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है व्यंजन वर्ण। देखिए व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। इसकी संख्या 33 है, क से लेकर ह तक। ठीक है, जैसे क बोलकर देखिए क, अ, ख बोलकर देखिए ख, अ, मतलब स्वर वर्ण इसमें आ रहा है। व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। अब चलिए इसके भेद जान लेते हैं। देखिए व्यंजन वर्ण के 3 भेद हैं। व्यंजन वर्ण के 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब चलिए तीनों का डिफिनेशन जान लेते हैं। यहाँ पे स्पर्श व्यंजन दिया गया है। देखिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखिए क वर्ग का क्या मतलब हुआ? क वर्ग का अर्थ ये हुआ क से लेकर अंग तक, क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग का मतलब हुआ च से लेकर यहाँ तक,
ट मतलब ट वर्ग का मतलब ट से लेकर अड़ तक, त वर्ग का मतलब त से लेकर न तक, और प वर्ग का मतलब प से लेकर म तक है। यानी स्पर्श व्यंजन की संख्या का बात किया जाए तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कुल 25 है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट आता है अंतस्थ व्यंजन। देखिए अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं, तो य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है। अगला है ऊष्म व्यंजन। देखिए ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, तो तलाबे स, मूर्धन्य स, दंत स और ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का अर्थ क्या होता है, तो ऊष्म व्यंजन का अर्थ ये होता है कि जिस लेटर को बोलने पर ऊष्मा यानी गर्मी उत्पन्न हो उसी को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो तलाबे स, मूर्धन्य स, दंत स, ह को बोलने पर गर्मी उत्पन्न होती है। ठीक है। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है, इसे ध्यान में रखिएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आता है हम लोगों का वर्णमाला। देखिए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में कुल 48 वर्ण होते हैं। कौन कौन से वर्ण हैं, देखिए क से लेकर ह तक व्यंजन वर्ण हुआ, और अ से लेकर औ तक स्वर वर्ण हुआ। तो व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है और स्वर वर्ण की संख्या 11 है। तो 33 और 11 कितना हुआ, 44। और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 ठो है। तो 44 4 कितना हुआ, 48। यानी कुल मिलाकर वर्णमाला कितने हुए, कितने वर्ण हुए, तो 48 वर्ण हुए। ठीक है। संयुक्त व्यंजन के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। अगला पॉइंट आता है हम लोगों का वर्णों की मात्राएं। तो देखिए व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहार होता है उसे वर्णों की मात्राएं कहते हैं। इसकी संख्या 10 होती है। जैसे आकार, हर्ष व ईकार, दीर्घ ईकार, हर्ष व उकार, दीर्घ उकार, री, ए, आए, ओ, औ। अगला पॉइंट है संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं। तो देखिए दिया गया है, यहाँ पे डिफिनीशन दिया गया है, दो या दो से अधिक व्यंजन का मेल हो और उनके बीच कोई स्वर वर्ण नहीं रहता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 4 है। देखिए दो या दो से अधिक व्यंजन का मेल हो और उसके बीच में कोई स्वर वर्ण नहीं रहता है उसी को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे इसकी संख्या 4 है, छ, त्र, ज्ञ, स्र। देखिए छ में क और श मिलकर बना हुआ है छ, त्र में त और र मिलकर बना हुआ है त्र, आधा ग और य मिलकर बना हुआ है ज्ञ, और स्र में तलाबे श और र मिलकर बना हुआ है स्र। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। आता है हम लोगों का वर्णों के उच्चारण स्थान। देखिए वर्णों का उच्चारण स्थान जो कि बहुत ही वीवीआई पॉइंट है, आप लोग निश्चित रूप से इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि किसी भी एग्जाम में 1 नंबर इससे पूछ ही लिया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए कंठ है, कंठ से किस किस लेटर का उच्चारण होता है, तो कंठ से अ, आ, क वर्ग यानी क से लेकर अंग तक तथा विसर्ग का उच्चारण किया जाता है। अगला है तालु। तालु से हर्ष व ई, दीर्घ ई, च वर्ग तथा य और तलावे श का उच्चारण किया जाता है। ठीक है। अगला आता है मूर्धा। मूर्धा से री, ट वर्ग यानी ट से लेकर अर तक र और मूर्धन्य श का उच्चारण किया जाता है। अगला है दंत। दंत से त वर्ग, ल और दंती श का उच्चारण किया जाता है। अगला है ओष्ठ। ओष्ठ से हर्ष व उ, दीर्घ उ और प वर्ग का उच्चारण किया जाता है। अगला है कंठ और तालु। देखिए कंठ और तालु दोनों से ए और ऐ का उच्चारण किया जाता है। अगला है कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ से ओ और औ का उच्चारण किया जाता है। अगला है दंत ओष्ठ। देखिए दंत ओष्ठ जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो दंत ओष्ठ से व का उच्चारण किया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे निश्चित रूप से आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है नासिका। देखिए नासिका का अर्थ होता है नाक। नाक से किस किस लेटर का उच्चारण होता है, तो नाक से अंग, य, अ, न, म का उच्चारण किया जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और यदि हिंदी व्याकरण से संबंधित और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।